कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, बिंदास होंगे, आजाद होंगे, एक दिन की छुट्टी के बाद तरोताजा भी होंगे, एक्साइटेड भी होंगे और मुझे कुछ कुछ चीजें बता ही दोगे आप। एग्जाम कैसा रहा आपका, फीलिंग कैसी रही आपकी और आपको कैसा लगा, मैं दिख भी रहा हूं कि नहीं और आवाज आ भी रही है कि नहीं। इतने सारे सवाल एक साथ दाग दिए, हाँ, ताकि आप एक एक करके रिप्लाई करते रहो। चलो तो रिप्लाई करो, तब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेता हूं, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ इधर उधर से सब कुछ। मेरी तो आज बैंड बज गई, पता नहीं मैं सुबह सुबह किसका मुंह देख के उठाऊं। वैसे मैं अपना ही मुंह देख के उठाऊं। सर एग्जाम कट गया क्यों सर? टेस्ट के बारे में बता दीजिए। बताया तो मैं टेस्ट के बारे में, तो मैं ही पूछने आया हूं कैसा रहा, क्लीन शेव। अब मैंने साइड से किया, फ्रेंच कट शायद दिख नहीं रही होगी, नया चैप्टर था इसलिए। सर बहुत अजीब सा लग रहे हैं आप, हैं? अरे यार, इसीलिए मैं दाढ़ी नहीं कटवाता हूं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब खासकर फीमेल्स दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए तो गुंडा लगता है। मैंने कहा अरे यार, अब उनके लिए थोड़ी, तो मैं कटवा लेता हूँ, अपनी मर्जी है। नया चैप्टर था इसलिए स्टार्ट किया है, सबमिट करने का। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, ये शायद प्रॉब्लम सबको आई है, कुछ लोगों ने तो बता दिया था मुझे। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो आपके सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए होंगे। तो जो कल का टेस्ट था वो आपका सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट था। सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब है कि आपने टेस्ट दिया, अपने पास आंसर कॉपी रखी है, आपको कुछ दिन में, आज कल में, परसों में, जब भी बैकग्राउंड की टीम वर्क कर लेगी, वो आपको पहुंचा देगी आपके आंसर्स। यानी कि आपको आंसर्स देखने, खुद चेक करना है। सेल्फ इवैल्यूएशन एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, जो अच्छे से कर लेता है ना बॉस, वो सबसे महानों में एक होता है। अब देखना यह कि सेल्फ इवैल्यूएट कौन करता है, क्योंकि अपने आप को नंबर ज्यादा देने तो सबको आते हैं, पर कौन अपने आप को सही जज करता है। बहुत ज्यादा भी नंबर नहीं देने, बहुत कम भी नंबर नहीं देने। तो आंसर शीट के बेसिस पे आप अपने आप को चेक करोगे, तो ये आपको खुद ही चेक करना है। यहाँ पे आपको आंसर शीट भेजनी नहीं है। हाँ, जो यूनिट टेस्ट होंगे, जो हाफ ईयरली टाइप के स्कूल वाले जो टेस्ट होंगे, उसमें स्कूल वाली फीलिंग है, यानी कि वो फिर आपको लिंक मिलेगा और आप वो वापस भेजोगे हमको, फिर हमारी टीम चेक करके आपको भेजेगी। तो ये जो नॉर्मल टेस्ट है, ये आपके पास रहने हैं, आपको सिर्फ टेस्ट अप्लाई करना है, फिर देखना है कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। ठीक है, पोल अभी ही आ गया, पोल आ गया, पोल तो अभी ऑन ही नहीं किया मैंने। मौज खोज रही थी, मैं खोज रही थी, क्या खोज रही थी पता नहीं। चलिए ये बताइए, आपको कैसा लगा चैप्टर, कैसा लगा टेस्ट देकर? अच्छा लगा, नहीं लगा, खुद से नंबर डिग्री। हाँ, खुद से नंबर भी, खुद से डिग्री भी, पर सही से देना है। क्या कह रहे सर, टेस्ट कब हुआ? विनीत जी क्या कर रहे हो यार? पहले बता देते सर। अरे मुझे कौन सा पता था यार, बैकग्राउंड की टीम का ज्यादा आइडिया नहीं होता, पर मैंने कल बोला है कि हमें भी कुछ पता होना चाहिए, वरना बच्चे तो हमको ही सुनाते हैं, हम ही सामने खड़े हो जाते। पहली गोली किसी को गलेगी, हमको गलेगी। चलो अभिषेक जी, सो स्वीट ऑफ यू यार, इतना सारा टाइप कर रहे हो आप। लव यू लव यू लव यू। मेरे स्क्रीन पर पोल भी आ गया पर ये पोल तो दबाया तक नहीं है मैंने। टेस्ट सेंड करना है, नहीं करना सर, टेस्ट सेंड नहीं करना, अभी तो बताया मैंने। सो यू आर लुकिंग कूल, सो स्वीट सो स्वीट। कभी कभी क्या है, बिना दाढ़ी के मैं मोटा लगता हूं, तो मैं अपना सच मानता हूं, पर कभी कभी दाढ़ी भी कटवा लेना चाहिए। नया चैप्टर था, नया पेज स्टार्ट किया हमने। चलो तो फिर सर प्लीज फास्ट, क्या फास्ट, ये समझ में नहीं आया मुझे। तो टेस्ट मैंने फुल आएंगे, टेस्ट में फुल में तो फुल आएंगे, नहीं ये चेक करना, आप सही लिखो तो सही देना, नहीं तो नहीं देना। यू आर ग्रेट टीचर, सब आपका प्यार है। अपनों के प्यार से ही, कोई भी, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, अपनों के प्यार से ही फलता फूलता है। आपने देखा होगा या सुना होगा, अगर आपको अपने अंदर कोई फील होने लग गया है ना कि यार मेरे को ना ये प्रॉब्लम है, देखना वो धीरे धीरे ना आपको प्रॉब्लम बड़ी होते हुए दिखाई देगी। जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट हो, अपनों का प्यार आपके साथ है, कोई आपको बदवा नहीं टाइप की नहीं दे रहा, तो आप सब खुश ही रहते हो। एक बहुत अच्छी कहावत है, शायद मुझे याद नहीं किसने कही, कहावत नहीं कहानी है, कि अगर आप किसी पेड़ के पास जाकर डेली उसको गालियां बकना चालू कर दो, मतलब बुरा भला, गालियां मतलब वैसी गालियां नहीं, बुरा भला बोलना चालू कर दो, आप यकीन नहीं मानोगे, पेड़ भी सूख जाता है। इसीलिए हमें हमेशा अपनी कॉमियंस फैमिली में पॉजिटिविटी बना के रखनी है। ये भी नहीं कि पॉजिटिविटी में कोई हवाई बातें हो जाए, लेकिन नॉर्मल, सेंसिबल और पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिविटी जब स्प्रेड होती है तो लोग ग्रो होते हैं। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर चैप्टर पढ़ाओ, ओके जी, पर किसी ने अपने मार्क्स के बारे में कुछ नहीं बताया है। सर ब्राइटनेस ज्यादा है, मुझे उम्मीद है कि अभी तो ज्यादा नहीं दिख रही है। चलिए तो फिर स्टार्ट करें। तो आज का चैप्टर, यानी निक्कू भैया आए हैं, क्या लाए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि जिस दिन का था मेरे कॉमियंस को इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। अकाउंटिंग इक्वेशन, ये हम आज समझेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इजी है, सिंपल है। मैं आपसे सवाल करूंगा, आपसे जवाब मांगूंगा और उसका आंसर हम कल पता करेंगे। इसलिए प्लीज आज की क्लास में कोई किताब ओपन नहीं करेगा,
ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आप किताब ओपन करके आंसर दोगे कोई सेंस नहीं बनता, फिर तो कितना भी आंसर दे दो क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो फिर एक झूठ होगा। मैं आपसे चाहता हूं कि प्लीज बुक्स को क्लोज कर दीजिए, कॉपी अपने पास रखें। मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, जो भी आपने अभी तक थ्योरी में पढ़ा है उसके बेसिस पर आपको आंसर्स देने हैं, और यकीन मानिए मुझे उम्मीद है कि आप 80-90% आंसर सही दोगे। मैं आज कोई भी आंसर नहीं बताऊंगा, सारी बातें कल होंगी। आज मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा, जिस चीज को आप फाइनल कर दोगे वो चीज फाइनल होकर हम आगे बढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट समझ सकते हो, नया तरीका समझ सकते हो, पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस पक्का आएगा जब आप इस क्लास के बाद विदाउट बुक, मतलब बुक को हटाने के बाद जब आप आंसर सही दे रहे होगे और आपको पता चलेगा कि आपने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो भैया अकाउंटिंग इक्वेशन किस चीज का प्रतिबिंब है? तो मैंने आपको पहले ही बताया, अकाउंटिंग इक्वेशन एक तराजू का प्रतिबिंब है। यानी कि हम इस चैप्टर में तराजू के मर्म को समझने वाले हैं। तराजू का मर्म क्या होता है भैया? इसका मतलब है कि जितनी पॉजिटिविटी है दुनिया में, साथ में नेगेटिविटी भी रहती है। इसीलिए कोई अगर ये कह दे कि अहम ब्रह्मास्मि तो गलत है, मैं ही मैं हूं तो वो गलत है, क्योंकि तुम बिन मैं कहां। यही जीवन का रहस्य भी है और सत्य भी है। तो आज हम उस तराजू के बारे में समझेंगे कि अगर आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं तो कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं, ये दोनों बैलेंस रहेंगे तब ही जिंदगी चलती है। ऐसे ही अकाउंटेंसी की दुनिया में हमारे पास एसेट्स भी है, लायबिलिटीज भी है, कैपिटल भी है। जब एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है तब हमारी बैलेंस शीट स्टेबल होती है। अब इसमें कई लोगों के मन में एक पॉइंट रह जाता है कि यार लायबिलिटी क्यों बढ़ती है जब लायबिलिटी अच्छी नहीं है? तो मैंने हमेशा आपको बताया ऐसा नहीं है कि लायबिलिटी अच्छी नहीं है। जो अपनी बुराइयों के ऊपर वर्क कर लेता है, यानी जो लायबिलिटी से मौका निकाल लेता है या फिर लायबिलिटी के थ्रू अपना काम निकलवा लेता है, वही सिकंदर, वही राजा, यानी वही अपनी एसेट्स को बढ़वा पाता है। तो इस चैप्टर में हम इस पॉइंट्स को भी समझेंगे, इमोशनल एस्पेक्ट से, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, जो एग्जाम में हमें क्वेश्चंस करने हैं उसमें हम ये समझेंगे कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हर ट्रांजैक्शन के बाद कैसे आता है। इसके आंसर्स पहले आप ही दोगे। तो बस फिर इस एक छोटे से इक्विपमेंट को आज हम समझने वाले हैं, यानी आज से शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द गेम नाउ। जल्दी से बताइए, हाउ इज द जोश? आर वी रेडी टू गो ऑन अ बोट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन? बिना बुक के पढ़ा रहे टीचर्स के भरोसे। हाँ, बिना बुक के ही पढ़ो। नेट प्रॉफिट लायबिलिटी क्यों है? लायबिलिटी नहीं है रोहित जी, यही मैं समझाऊंगा आपको इस चैप्टर में, यही आपको बातें समझाई जाएंगी। सर जीएसटी वाला टॉपिक, आयुष जी मैंने बताया हुआ है जीएसटी वाला टॉपिक हम जर्नल एंट्री के साथ करेंगे, वरना वो एकदम अलग हो जाता है। एनसीईआरटी में आपको जीएसटी सेकंड चैप्टर में दे रखी है, लेकिन जीएसटी प्रॉपर हम एनसीईआरटी के थ्रू नहीं, हम जब जर्नल एंट्रीज में जाएंगे उसके बाद करेंगे तो वो आपको समझ में भी आएगा। चलो, हाय हाय हाय, yeah, that's my comments। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम जो जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन एंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हम इनके बारे में जानेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, आज हो सकता है 50 मिनट में भी आप घर जा सकते हो। तो चलो फिर समझते हैं, लेकिन आपके आंसर्स पे डिपेंड करता है। आंसर्स सही आएंगे तभी हम आगे जाएंगे। ठीक है, हाई लेवल हाई लेवल हाई लेवल ओवरव्यू। सबसे पहला पॉइंट कि यहां पर क्या होने वाला है, तो एक छोटी सी चीज होने वाली है। मैथ्स में हमने इक्वेशंस को बहुत पढ़ा है, लेकिन व्हाई शुड ऑलवेज मैथ्स स्टूडेंट हैव ऑल द फन ऑफ इक्वेशंस? समटाइम्स कॉमर्स स्टूडेंट्स आर आल्सो हैव फन ऑफ इक्वेशंस। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस प्लस कैपिटल। इसी कैपिटल का दूसरा नाम है ओनर्स इक्विटी। तो कई बार किस बुक में ओनर्स इक्विटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि वो कैपिटल की बात कर रहे हैं। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब यही इक्वेशन को हमें हर ट्रांजैक्शन में प्रूफ करना है। बिजनेस में हमने ये सीखा, मतलब अकाउंट्स में हमने ये सीखा है कि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो कुछ ना कुछ तो डेबिट होगा, इसी के साथ कुछ ना कुछ तो क्रेडिट होगा। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, वही हमें यहां सीखना है। अब एसेट्स में आपको जो याद रखना है, सबसे पहली चीज मैंने आपको बैलेंस शीट बताई थी, याद है? तो बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स एसेट साइड में आते हैं वो आप एक बार जरूर देख लेना। अगर भूल गए हो तो कल की क्लास में आने से पहले इसको जरूर कर लेना, या कल की क्लास में मैं बैलेंस शीट ऐड करा दूंगा। एक बार देखना, 1000 बार देखना, अगर एक बार में याद ना हो तो ठीक है, एक बार पक्का देखना है, क्योंकि बैलेंस शीट से आपको पता चलेगा एसेट्स में आपके पास कौन कौन से आइटम आते हैं। कुछ मैं याद दिला देता हूं आपको जो कि हमारे काम आ सकते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे कि फर्नीचर,
जैसे कि कुछ नाम आप भी लो यार, जैसे कि कंप्यूटर। ये तो चलो फिक्स्ड एसेट से, कुछ जो काम की चीजें थी जैसे कि, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको अलग कलर से लिखता हूं, ये हर बार आएगा। स्टॉक, जैसे कि कैश, जैसे कि बैंक, जैसे कि डेटर। ये सारे नाम आपको बार बार सूझनेंगे, तो इसलिए इनको तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये नाम कई बार आपके पास आएंगे। ऐसे ही आपका लायबिलिटी साइड और कैपिटल साइड, ध्यान से समझिएगा। कैपिटल साइड जब कोई आइटम आती है तो जाहिर सी बात है, एक तो आप जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो वो आती है, और दूसरी बात, अभी एक भाई हमसे पूछ रहे थे कि भैया ये प्रॉफिट जो है ये लायबिलिटी साइड क्यों आती है ना। हमसे बहुत लोगों ने पूछा, डेटर, इन्वेंट्री, बैंक टू पर्सन है, बैंक तो पर्सन है। अरे अभी तो हमारी कहानी यहां चल रही है ना, अपने को ज्यादा दूर नहीं जाना। एक्रूड इनकम, वेरी गुड, एक ने एक्रूड इनकम बोल दिया है, वो भी यहां लिख देता हूं मैं, क्योंकि वो भी आएगी। मैं सोच रहा था कल की क्लास में इसको बताऊंगा, बट अब एक व्यक्ति ने लिख दिया तो सब लोगों को पता हो जाना चाहिए, ठीक है। ये एडजस्टमेंट्स है जो कि हम एक एक करके सीखेंगे, एक दिन में सारी बात नहीं सीख सकते। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अभी लायबिलिटी में आएगा। सब प्लीज थोड़ा बड़ा लिखिए यार, ये काफी बड़ा लग रहा है, इससे ज्यादा बड़ा, ठीक है, देखते हैं। ओके, इससे भी बड़ा, ठीक है। अब इधर देखिए कैपिटल, अब ध्यान दीजिएगा, प्लस नेट प्रॉफिट या फिर किसी भी प्रकार की इनकम, वो हमारी यहां पर प्लस होगी। अगर इनकम यहां प्लस होगी तो बता दो एक्सपेंस क्या होगा। अगर मैंने बताया कि इनकम यहां प्लस होगी तो एक्सपेंस क्या होगा, कोई बताएगा क्या? साइज सही है सर, ओके। गुडविल, हाँ गुडविल भी यहां यूज होती है। नॉर्मली इंटेंजिबल एसेट्स यहां पे यूज नहीं है, अदरवाइज आप चाहो तो यहां पर गुडविल भी लिख सकते हो, किसी और कलर में लिख देता हूं मैं। इंटेंजिबल एसेट्स में आप लिख सकते हो गुडविल, पेटेंट, है ना। ये ज्यादातर यहां पे आते नहीं है, ये थोड़ा छोटा हो, चलो इसको ठीक कर देते हैं। पेटेंट और भी जो इंटेंजिबल होते हैं वो बेसिक जो आपको रेगुलर यूज आएंगे, स्टॉक आ सकता है, कैश, बैंक, डेटर, एक्रूड इनकम्स, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। सैलरी माइनस माइनस माइनस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है सर। इट इज माय फर्स्ट क्लास, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। हाँ जी, बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही पकड़ लिया है आपने, और आपको अपनी बात पता है, ये सबसे अच्छी चीज है। पहले तो इंसान को यही पता होना चाहिए, अदरवाइज व्यक्ति आता है और उसको लगता है कि अरे यार मुझे पहली क्लास समझ में नहीं आ रही, टीचर ही बेकार है। सच ये है कि पहली क्लास हमारी जो होती है वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की होती है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर ये आपकी पहली क्लास है, अगर ये आपकी पहली क्लास है तो आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करके आना है। इसके लिए थैंकफुली हमारे यार, मतलब इतने समझदार लोग कैसे हो जाते हैं। मैंने जितने भी लोगों को देखा, मैंने काफी सारे नए कमेंट्स देखे हैं उस वीडियो पर। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म आपके कॉमर्स वाला चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल है, उसमें आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे, ऑप्शंस आप मुझसे ज्यादा ही टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हो, उसमें नीचे आपको मिल जाएगा। 11th क्लास में है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, प्लीज इसको जरूर पढ़ ले। फिर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आप धीरे धीरे भी करोगे तो चलेगा, इतना अंतर नहीं पड़ता, लेकिन ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नहीं पता होंगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्षमा, बस क्षमा बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने जैसा बताया कि हम वहां पर, अगर आप हैशटैग कॉमियंस लिख के कोई डाउट भी पूछोगे तो मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। याद रखना यार, हमारी कॉमियंस की स्पेलिंग है, काफी लोग स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहे हैं। इसकी एक वजह भी है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक दुनिया बना रहे, आप हम सब इस दुनिया के पार्ट हैं जिसमें कॉमियंस दुनिया। जैसे लोग कहते हैं ना कि साइंस की एक अलग यूनिट, यूपीएससी वालों की एक अलग यूनिट होती है, सबकी एक अलग यूनिट होती है, कॉमर्स वालों की भी एक अलग यूनिट होनी चाहिए। और ये हैशटैग्स काफी वर्क करते हैं, इसलिए स्पेलिंग में अगर आप देखोगे तो डबल एम की जगह सिंगल एम है, तो हैशटैग कॉमियंस ये चल जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं कि ऐसा लिखना ही जरूरी है, आप कमेंट लिखोगे मुझे पता चल जाएगा हमारे यहाँ से, तो रिप्लाई तो मैं वहां दे ही दूंगा, नहीं तो यहाँ दे दूंगा, ठीक है। या फिर हैशटैग CW, और बहुत सारे लोग तो लिख भी देते हैं। चलो, तो ये तो हमारे कॉमर्स वाले चैनल के हिसाब से हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज जितने भी लोग नए आए हैं इस पॉइंट को समझ जाना, और प्लीज बिना इसको देखे करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। एक रिक्वेस्ट रहेगी, वन शॉट तो एटलीस्ट देख लो आप, 2-2.5 घंटे का है वीडियो, मुश्किल से मुश्किल एक दिन में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे। अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत आपको जरूर रहेगी, जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना तो अकाउंटिंग इक्वेशन के टर्म्स क्लियर नहीं होंगे। ऑफ कोर्स अगर मान लो आपने ये पढ़ लिया, फिर आप जर्नल एंट्री डायरेक्ट करोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको भी दिक्कत नहीं आएगी समझने में। लेकिन अगर ये क्लियर नहीं होगा तो ये नाम, ये इनके मीनिंग कुछ समझ में नहीं आएंगे, तो दिक्कत रहेगी।
चलो फिर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, और एक व्यक्ति ने भाई रिस्की निक्स मत लिख दे ये हमारा कोड वर्ड है, यानी कि जो भी लोग हमसे पेड बैच में पढ़ते हैं, ताकि मुझे भी पता चल जाए। 3 आवर्स का, ओके अलीजा जी 3 आवर्स का है, सॉरी 2.5 घंटे नहीं 3 घंटे का। आप 1.5 में देख लो, 1.25 में देख लेना, लेकिन देखना वैसे 1 में देखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ये चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है वंशिका जी, है, आपको मिला नहीं होगा, मैं आपको खोज के बता दूंगा, है। चलो मोमोज टू मोमोज हो। चलिए तो वेरी गुड, बहुत लोगों ने ये आंसर बिल्कुल सही पकड़ा है। तो ये हमको ध्यान रखना है, कैपिटल में एक तो नाम है ओनर्स इक्विटी, दूसरा कैपिटल में कैपिटल इंट्रोड्यूस जब बोला जाएगा तो कैपिटल आएगा, नेट प्रॉफिट गिवन होगा तो ऐड होगा, अगर कोई इनकम गिवन होगी तो ऐड होगा, कोई एक्सपेंस होगा तो माइनस होगा। अब लायबिलिटी साइड में भी हमारे पास बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि जो कॉमन है क्रेडिटर, जो कॉमन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई भी हो, आउटस्टैंडिंग रेंट हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, जो भी हो, सब यहां पर आ जाता था। देन उसके बाद आपके पास रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसे ही यहां पर प्रीपेड आता था। प्रीपेड में बोल दे रहा हूं, प्लीज अगर किसी को ना दिखाई दे तो वो मैंने जो बोला वो लिख ले, प्रीपेड एक्सपेंस है ये, ठीक है। अगर पेमेंट आपने पहले कर दी तो एसेट होता है, अगर किसी ने आपको पैसे पहले दे दिए तो वो लायबिलिटी हो जाती है। क्रेडिटर है, फिर लोन है, जो कॉमन होने वाले हैं, बिल्स पेबल है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन ये कहती है, इसके अंदर और भी आइटम्स है, बैलेंस शीट का हमने फॉर्मेट दिया हुआ था, एक बार आपने देख ही लिया होगा, उसको देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास चीजें हैं, यानी कि ये वाली जो साइज है ये हमेशा इन दोनों के बराबर होने चाहिए, बस इतना सा पॉइंट है, ठीक है भैया, इतना सा पॉइंट है, बस इसको आप देख लो। आज पहली क्लास है, टर्म्स याद रख लो, कोशिश करो कि आपको ये याद रहे कि लायबिलिटी में ये टर्म्स पढ़े हैं, एसेट्स में ये टर्म्स पढ़े हैं। बहुत ज्यादा पहले दिन कभी भी सब कुछ नहीं समझ में आता, स्लोली चीजें समझ में आती हैं। अगर आपको फॉरएवर वाली चीज बनानी है तो वो स्लोली ही होती है, जल्दी में कोई भी काम नहीं होता, जल्दी काम शैतान का होता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज समझ में ना आए, डोंट वरी, निक्कू भैया इज हियर, आप बस टर्म्स को देख लो एक बार, ध्यान रहे कि ये टर्म्स यहाँ आते थे कुछ, क्योंकि इसकी हम इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे कि आपको पता चल जाएगा, अच्छा ऐसा होता है। चलो भैया जी ये हो गया। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हर समय किसी ना किसी को डाउट में आते हैं। पहला पॉइंट कि भैया जी ये जो कैपिटल है ना, इसमें प्लस होता है नेट प्रॉफिट, माइनस होता है नेट लॉस। तो हमारा एक दिमाग है, हमारा दिमाग हमेशा हमें कहीं ना कहीं चीजों पे सवाल जवाब करने की इजाजत देता है, और ये अच्छी चीज है। अब यहां पर बच्चा सवाल ये करता है कि भैया ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो कैपिटल है, ये आप कहते हो कि लायबिलिटी है, तो एक बात बताओ, ये लायबिलिटी कैसे हो गई? लायबिलिटी क्यों हो गई यार? ये क्यों? बहुत बेसिक सी चीज है, एक ही कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है बता दोगे? ये लायबिलिटी किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत होती है, कोई बताएगा मुझे? पहले जरा चेक कर लिया जाए कितने लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं अभी भी नहीं है। हेलो सर, गुड इवनिंग। बकवास सा टेस्ट था, ओहो क्यों, क्या हुआ? आपको बना नहीं या सारे बन गए? तो ही वजह से बकवास हो सकता है। सर आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं, थैंक यू सर। डाउट प्लीज रिप्लाई, बैलेंस शीट वाला आपने कहा दिया है जो कल देख के आना है? यार ये लेक्चर नंबर तो मुझे भी याद नहीं है, शायद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ही दिया था। अरे यार ये बात तो सही है, लेक्चर नंबर तो मुझे भी याद नहीं है। प्लीज अगर किसी को याद हो तो बता देना। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओके वेरी गुड। जिन्होंने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लिखा है वेरी गुड। उधार भी वही पॉइंट है। देखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमसे कहता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमसे साफ साफ कहता है कि यूं देखने में तो बिजनेस और ओनर एक ही है, क्योंकि ओनर को जो पैसा मिलेगा वो बिजनेस से ही मिलेगा। लेकिन अकाउंट्स रूल के हिसाब से ओनर अगर पैसा लाएगा, अगर ओनर पैसा लाएगा तो वो कैपिटल कहलाएगा, राइम बन गई। ऐसे ही अगर ओनर पैसा ले जाएगा, अगर ओनर पैसा ले जाएगा तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा, और ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होती है। अब बिजनेस के लिए जो कैपिटल है वो कोई दूसरा पर्सन लाके दे रहा है ना, भले ही वो बिजनेस का ओनर है, लेकिन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर और बिजनेस अलग अलग है। तो अगर ओनर और बिजनेस अलग अलग है तो ओनर पैसा ला रहा है कैपिटल के रूप में, तो ये जो कैपिटल है ये ओनर की तो है,
पर है तो एक्चुअली दूसरा पर्सन ही ना, दूसरा पर्सन। भले ये ओनर है, इसलिए मैं इसका नाम कैपिटल रख रहा हूं। ओनर के द्वारा दिए गए पैसे को मैं कैपिटल बोलता हूं क्योंकि ओनर के द्वारा मिले हुए हैं, लेकिन है तो एक दूसरा आदमी ही बिजनेस के लिए। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, तो दूसरा आदमी है तो जाहिर सी बात है दूसरे आदमी से लिया आपने उधार, तो ये लायबिलिटी ही तो हुआ ना मेरे यार, कि लौटाना पड़ेगा। अब इसने कैपिटल मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाई, इसने कैपिटल मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाई, बिजनेस को प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट तो बिजनेस को हुआ, ये बात सही है, लेकिन ये प्रॉफिट है किसका? ये प्रॉफिट क्या बिजनेस का अपना जेब में खर्च करने का है? नहीं, ये प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी जहां पे सिंगल ओनर होता है वहां पर ये प्रॉफिट एक्चुअली ओनर का है, एक्चुअली ओनर का है, ओनर का है ये। अगर सोल प्रोप्राइटर की बात की जाए तो ये एक्चुअली ओनर का है। तो अगर ये नेट प्रॉफिट ओनर का है, ये कैपिटल जो इसने उधार पे दी ये भी ओनर की है, तो अब ओनर को कितने रुपए चाहिए बिजनेस से? अब ओनर को कितने रुपए चाहिए बिजनेस से? बताओ आप लोग, ओनर को अब कितने रुपए मिलने चाहिए? ओनर को अब कितने रुपए मिलने चाहिए? बताओ ना। प्रोप्राइटर मतलब ओनर ही होता है एक तरीके का। जब कोई सिंगल पर्सन किसी फर्म का, मतलब किसी अपनी नुक्कड़ कपड़ की दुकान का होता है तो उसको प्रोप्राइटर बोल देते हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर। 20,000 कहां से आ गया यहाँ पे? ओनर को अब कितने रुपए चाहिए? ओनर को अब कितने रुपए चाहिए? 90K की छड़ी कैसे लग गई? 1 लाख उसकी कैपिटल, उसने 1 लाख रुपए लगाया बिजनेस के ऊपर, बिजनेस के ऊपर काम किया तो बिजनेस ने 10,000 का प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाया है ना, तो 1 लाख प्लस 10,000, ओनर के अब टोटल 1,10,000 हुए। ये 90,000 की तो बहुत झड़ी लगा दी लोगों ने। फिर से समझ लीजिए क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं तो आपको पूरे टाइम ही दर्द करेगा, सर दर्द करेगा। पॉइंट ये है कि ओनर जब पैसे बिजनेस को देता है, तो मैं अगर बिजनेस बन गया तो मेरे लिए कोई मुझे पैसा दे रहा है, तो वो पर्सन मुझे उधार दे रहा है, तो मेरे लिए लायबिलिटी तो है। पर क्योंकि वही पर्सन मेरे को चला भी रहा है, मेरा ओनर भी वही है, मालिकाना हक उसी का है, तो इस टाइप की लायबिलिटी को क्या नाम दें? तो ओनर, तो अकाउंटिंग रिसर्चर्स ने कहा इस टाइप की लायबिलिटी को भैया आप कैपिटल नाम दे दो, तो कैपिटल नाम देने लग गए। अब अगर बिजनेस कुछ भी पैसा कमा रहा है, जैसे आपके पेरेंट्स, बहुत सिंपल समझ लीजिए, आपके पेरेंट्स ने आपको 1 लाख रुपए दिए, किसी ने आपसे पूछा कि 1 लाख रुपए कहां से आए, तो आप बताओगे ना पापा मम्मी ने दिए, उधार दिया, जैसे भी दिए। अब उस 1 लाख रुपए पर आपने कुछ लगाया, कहीं पे लगाया और 10,000 रुपए कमाया, तो अब आपके पापा मम्मी क्या कहेंगे? 1,10,000 रुपए देना मुझे। हालांकि रियलिटी में शायद आप ना भी लौटाओ, तो अरे मम्मी यार आपने तो मुझे दिए थे, पर अगर नॉर्मली सोचा जाए तो पापा से आपने कहा पापा आप मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं इसको आपको बढ़ा कर दूंगा, तो पापा ने कहा ठीक है ले भाई 1 लाख रुपए पकड़। अब अगर आपने 10,000 रुपए कमाए तो पापा कहेंगे ना कहाँ है, 1,10,000 रुपए मुझे दे। तो यानी कि जो कैपिटल है वो 1,10,000 रुपए हुई। तो जैसे जैसे आप प्रॉफिट कमाते जाते हो वो प्रॉफिट एक्चुअली कैपिटल में जुड़ता जाएगा ना, तभी तो ओनर को फायदा होगा, वरना तो ओनर को कोई फायदा ही नहीं होगा। इसीलिए हम नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं। अब अगर लॉस हो गया तो बिजनेस का लॉस जो है वो है तो बिजनेस का लॉस, लेकिन उसको चला कौन रहा है? ओनर ही चला रहा है। इसीलिए जब नेट लॉस होता है, इसीलिए जब नेट लॉस होता है तो वो भी ओनर के उसमें से ही माइनस होता है, क्योंकि अगर नेट लॉस 4,000 रुपए का हुआ तो बिजनेस कहेगा भाई देखो तुमने 1 लाख रुपए दिए थे, उसमें से यार 4,000 का लॉस हो गया, तो एक काम करो 96,000 ले लो, क्योंकि यही तुम्हारी कैपिटल बचती। तो इसीलिए नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस ये कैपिटल में आता है। नेट प्रॉफिट होता है तो ऐड होता है, नेट लॉस होता है तो माइनस होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैपिटल मतलब बिजनेस और ओनर अलग अलग हैं, तो जो भी ओनर पैसा लगा रहा है बिजनेस में, बिजनेस को उसको लौटाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जब ओनर बिजनेस में लाख रुपए लगा रहा है, इस लाख रुपए को लगाने के बाद बिजनेस ने कुछ भी कमाया, ये भी तो ओनर का ही है, तो ये दोनों हिस्से ओनर के हैं। तो भैया नेट प्रॉफिट है तो ऐड होकर मिलेगा, तो 1,10,000। अब लेकिन नेट लॉस भी इसी का हिस्सा बनेगा, तो नेट लॉस माइनस होकर मिलेगा, यानी कि 96,000। टमट गए क्या? टमट गए?
15 तक रिजल्ट आ जाएगा, 10 मई को नहीं आएगा। ये आपस में ही चैट कर रहे हैं। चलिए गुड, कुछ समझदार लोग हैं जो सही सही आंसर दे रहे हैं। डिक्रीज इन ओनर इक्विटी, एकम जोत सिंह जी बिल्कुल सही सही पकड़े आप। तो टमट गए क्या मेरे टारगेट टॉमियंट? तो फिर हम आगे बढ़े। किससे क्लियर? ओके चलिए, किससे क्लियर भैया जी? ठीक है ठीक है, चल तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर फिर भी किसी को समझ में आया तो प्लीज दोबारा सुन लीजिएगा, मोस्टली लोगों के आंसर्स आ गए, हो गया है। ओके क्लियर, टमट गए। चलिए तो हमने क्या समझा, हमने इतनी बातचीत से क्या समझा भैया? हमने समझा मीनिंग एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो कि मैंने आपको पहला ही बता दिया। Why should always mathematician have all the fun of equations? Sometimes commerce students have also the fun of equations. अब देख लो आप, कॉमर्स में सब कुछ है, साइंस भी हमें मिल चुकी है, आर्ट्स भी हमें मिल चुकी है, मैथ्स भी अब हम कर ही रहे हैं। That shows the assets and liabilities of a firm are equal. क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो ये बताता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज इक्वल है। एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या है? इक्वल है। यहां पर लाइबिलिटीज में याद रखना, इंटरनल लाइबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटी दोनों बोला गया है। इंटरनल यानी कि कैपिटल ओनर्स इक्विटी और एक्सटर्नल यानी कि अदर्स लाइबिलिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके भैया जी, याद रख लेंगे। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन ड्यूअल एस्पेक्ट्स पे बेस्ड है। इसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग मीनिंग एवरी ट्रांजैक्शन हैज ड्यूअल एस्पेक्ट्स और टू एस्पेक्ट्स। कौन से दो? डेबिट एंड क्रेडिट। हर अकाउंट इक्वेशन का कुछ ना कुछ डेबिट होगा, कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा। ये हम सीखेंगे जर्नल एंट्री के चैप्टर में, वरना कई लोगों को ये लगता है हमें ये कब पता चलेगा। तो जर्नल चैप्टर में जब हम जाएंगे, जर्नल एंट्री सीखेंगे, तब हम पढ़ेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखिए, दो साइड्स हैं, राइट और लेफ्ट, एक का नाम डेबिट, एक का नाम क्रेडिट। इट होल्ड्स दैट एवरी डेबिट, हर डेबिट, देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट एंड वाइस वर्सा। इस लाइन का मतलब हुआ कि हर डेबिट का इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट है, या हर क्रेडिट का इक्वल एंड अपोजिट डेबिट है। वेरी गुड। चलिए, इट मीन्स दैट टोटल क्लेम्स, अच्छा इसको और भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्या, कि टोटल क्लेम्स, टोटल क्लेम्स मतलब आउटसाइडर का क्लेम और प्रोप्राइटर का क्लेम विल ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म के इक्वल होगा। यानी कि क्लेम आपके दो प्रकार के होते हैं, एक ओनर्स इक्विटी, या तो उसको आप कैपिटल बोल सकते हो, दूसरी लाइबिलिटीज, या फिर वो जो आउटसाइडर्स यानी थर्ड पार्टी को लाइबिलिटी है, यानी कि आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो इसको आउटसाइडर्स इक्विटी भी बोलते हैं कई बार। तो कंफ्यूज मत होना कि भैया ने आउटसाइडर इक्विटी नहीं बताया। थोड़ा सा मैंने आपको बता रखा है कि कई बार कुछ बुक्स में अलग अलग नाम लिखे होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना ये कौन सा नया टर्म है। कई बार बुक वाले अपने हिसाब से अपना नाम बना देते हैं। मैं मान लो कल को अकाउंटिंग रिसर्चर बन गया, मेरे अंदर जागृति आ गई ओम करके, और मैंने कहा अब मैं बनेगा अकाउंटिंग रिसर्चर। रॉकी भाई बहुत दिन बन चुका हूं, अब बनूंगा अकाउंटिंग रिसर्चर, नया टर्म निकालूंगा। मैंने थीसिस लिखी, एक नया टर्म लिख दिया, बाहरी इक्विटी। मैंने क्या लिख दिया? बाहरी इक्विटी। अब वो मुझसे पूछेंगे व्हाट इज बाहरी इक्विटी, मैंने बता दिया अदर देन इंटरनल इक्विटी, ऑल थिंग्स आर बाहरी इक्विटी। अब आप कल से नया टर्म पढ़ने लग जाओगे। तो पॉइंट ये है कि आपको हर टर्म्स बता दिए गए हैं, कोई भी नया टर्म मिलेगा तो उसकी मीनिंग को जानने की कोशिश करना, तो आपको पता चलेगा ये मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई आउटसाइडर्स इक्विटी लिख दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई खतरनाक टर्म है, नहीं, सीधा सा पॉइंट है कि भैया ओनर्स इक्विटी यानी अंदर की लाइबिलिटी, आउटसाइडर इक्विटीज यानी बाहर की लाइबिलिटी। ठीक है, ऑल ये वर्ड तो उतना एप्रोप्रिएट नहीं, पर ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। नाउ ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो इक्वेशन को इफेक्ट करती है। इक्वेशन है हमारे पास एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब मैंने आपको थ्योरेटिकली ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे कह दिया कि भैया यहां पर ना 1 लाख रुपए है। क्या बोल दिया? 1 लाख रुपए है। यहां पे लाइबिलिटी यार 80,000 कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है कर दो भैया, क्या जा रहा है, आप ही ने करना है, आप ही पढ़ा रहे हो, हमारी तो चलती ही का है, चलेगी चलेगी अभी चलेगी, चलो ठीक है। तो भैया जी 20,000 हो गया। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक इक्वेशन आई, ठीक है, एक इक्वेशन आई, एक इक्वेशन आई। इक्वेशन मुझसे कह रही है कॉमियंस परचेज, कॉमियंस परचेज्ड 10,000
परचेज गुड्स ऑफ रुपीज, पूरी इंग्लिश लिख दो ना। कॉमियंस परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 इन कैश। क्या समझे हम? कॉमियंस परचेज गुड्स और रुपीज 10,000 इन कैश। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब समझो, कॉमियंस ने परचेज किया है गुड्स, तो आपको याद रखना है गुड्स ही हमारा कभी ना कभी जाके स्टॉक बनता है। तो यहां पे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स को स्टॉक समझ के चलते हैं, ये आपको पहले याद रखना है। इन्वेंट्री स्टॉक। इन कैश का मतलब है कि पैसा, पैसा अपने पास से गया, मतलब यही है ना कि मैं छुक 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 करके गया, मैंने पैसे दिए गुड्स लिए, मैंने पैसे दिए गुड्स लिए, यानी कि कैश मेरे पास से चला गया, माइनस हो गया, ऊपर मैंने वैसे लिख दिया है, और गुड्स मेरे पास आ गया, आ गया ना। ठीक है, अब क्या करना है? इसी इक्वेशन को समझाना है। अब आप मुझे बताओ कि कैश कहां आता है और स्टॉक कहां आता है। इतना बता दो कि कैश कहां आता है और स्टॉक कहां आता है। एसेट्स में 1 लाख लिखा हुआ था, फिर ये 80,000 था, और ये आपका 20,000 था। बता दो मुझे, बता दो मेरे होशियारों, बता दो। हे आई हैव कंफ्यूजन, व्हाट शुड आई चूज, हिंदी और कंप्यूटर साइंस? हाँ, सारी कंफ्यूजन यही दूर करवा लो, सारी कंफ्यूजन यही दूर होगी। जिंदगी के बहुत टफ डिसीजन है, हिंदी ले या कंप्यूटर साइंस। हम लोग भी जब 11th में थे तो ये प्रॉब्लम होती थी, हिंदी ले, कंप्यूटर साइंस ले, मैथ्स ले। इस 2 लम्हों से सब गुजरे हैं। एसेट्स 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 एसेट्स, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए अभी मैंने यहां आपको दिखा दिया था, कैश और स्टॉक दोनों ही एसेट्स का हिस्सा है, इसीलिए एग्जांपल भी ऐसा ही लिया है। अब पॉइंट ये है कि स्टॉक तो मेरे पास आएगा, है ना, पैसा मैंने दिया, स्टॉक मैंने लिया, पैसा मैंने दिया, स्टॉक मैंने लिया, यानी कि यहां पर अगर मैं कहूं तो स्टॉक तो यहां पर प्लस होगा, 10,000 रुपए से है क्या? 10,000 रुपए से प्लस होगा, है ना, स्टॉक तो यहां पर प्लस होगा, और कैश यहां पर माइनस होगा 10,000 रुपए से। अब मुझे बताओ यहां कितना बचा, यहां कितना बचा? इक्वल्स टू, यहां तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये तो नील बटे सन्नाटा, ये पूरी लाइन खींची जाएगी, नील बटे सन्नाटा, यहां भी कुछ नहीं हुआ। कोई बता देगा यहां कितना आएगा? बोर हो गए, ओहो बोर हो गए। वाओ, फूड स्टॉल्स इन चार्ट। अरे यार एक फोटो भूल गया मैं, कल लगा के लाऊंगा। दोनों एसेट्स है, बिल्कुल दोनों एसेट्स हैं, पर एक एसेट माइनस हो रहा है, एक एसेट प्लस हो रहा है, बस। तो फिर अब जाहिर सी बात है 10,000 प्लस 10,000 माइनस यानी कुछ भी नहीं, तो हमारी वैल्यू क्या बन गई? 1 लाख। यहां क्या रहेगा? 80,000। यहां क्या रहेगा? 20,000। अब मन में लड्डू नहीं फूटेगा, एक सवाल आ जाएगा कि क्या यहां पर ट्रांजैक्शन में कोई इफेक्ट पड़ा? हेडिंग क्या है? ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या यहां पर कोई इफेक्ट पड़ा? अरे भैया देख के तो नहीं लग रहा, यहां भी इक्वेशन यही है। इस ट्रांजैक्शन के पहले, इस ट्रांजैक्शन से पहले भी यही था इक्वेशन। तो देख के क्या लग रहा है? नो इफेक्ट। देख के क्या लग रहा है आपके को कि नो इफेक्ट, है ना? नो सर, नहीं, इफेक्ट तो पड़ा है। क्या इफेक्ट पड़ा है? आपके पास भैया टोटल एसेट भले ही 1 लाख का है, लेकिन अब मेरे पास स्टॉक बढ़ गया है और कैश घट गया है, यानी कि देयर इज अ इफेक्ट। मैं अगर ओवरऑल देखूं तो इफेक्ट नहीं दिख रहा, पर अगर बैलेंस शीट में बारीकी से घुसूं तो दिख रहा है कि कैश मेरा घट गया है, स्टॉक मेरा बढ़ गया है। तो यही है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कि ओवरऑल इफेक्ट आपको हमेशा इक्वल दिखेगा। 1 लाख इक्वल टू 80,000 प्लस 20,000, ओवरऑल इफेक्ट हमेशा आपको इक्वल दिखेगा। मगर है तंदुरुस्त कॉमियंस, इसका मतलब ये नहीं है कि इफेक्ट हुआ नहीं है, हुआ है थोड़ा सा अंदर जाने के बाद, यानी कि हर ट्रांजैक्शन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। बस यही यहां पर समझाना है, बाकी कुछ नहीं है। हलवा है, हलवा है, हलवा है चैप्टर। ठीक है, अब क्या ये इफेक्ट
ऐसा ही होता है कि एक आइटम प्लस एक आइटम माइनस, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है भैया कि दो आइटम प्लस दो आइटम माइनस, या भैया दो आइटम प्लस एक आइटम माइनस। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? होने के लिए कुछ भी हो सकता है, पर नेट रिजल्ट आपका हमेशा इक्वल ही आएगा। नेट रिजल्ट हमेशा आपका इक्वल ही आएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो गलत कर दिया दादा, पता करो कहां गलती है, दया पता करो कहां गलती है। सर आप अकाउंटिंग इक्वेशन कौन से मेथड से करवा रहे हो? सर अकाउंटिंग इक्वेशन में देखो, अगर किसी बुक में कोई मेथड दी हुई हो तो प्लीज आपको मेथड नहीं फॉलो करनी है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। मुझे नहीं पता किसी बुक में अगर कोई किसी ने मेथड दे रखी होगी तो अकाउंटिंग इक्वेशन अलग अलग बुक्स अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकती है। आपको खोपड़ी में समझदारी लानी है, बस समझदारी की बात मैंने हमेशा कहा आपसे, बस बाकी कोई भी मेथड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेथड के नाम बदल देंगे वो लोग बस, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो हम कॉन्सेप्ट पे वर्क करें, अलग अलग बुक अपने हिसाब से मेथड लगा सकती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अब हम। नाउ ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग टू आइटम, यानी कि मैं जब ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं तो यहां ऐसा भी हो सकता है कि एक ही आइटम में प्लस और माइनस हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें प्लस इसमें प्लस इसमें माइनस इसमें माइनस, यानी कि इसमें कुछ भी प्लस माइनस हो सकता है। तो पहला जो अफेक्ट होता है वो होता है टू आइटम्स अफेक्ट, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग टू आइटम्स। याद रखिएगा हमने एक तरीके से मोटा मोटी तीन आइटम पढ़े हैं, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। नाउ इंक्रीज इन एसेट भी हो सकता है, क्या हो सकता है? इंक्रीज इन एसेट भी हो सकता है, इंक्रीज इन लायबिलिटी भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि मैंने एसेट्स को प्लस किया और कैपिटल लायबिलिटी को, और मैंने लायबिलिटी को भी प्लस किया, तो भी तो इक्वेशन बराबर आई, 10,000 प्लस तब भी बराबर हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एसेट्स डिक्रीज हो लायबिलिटी भी डिक्रीज हो, यानी कि एसेट्स में कुछ आइटम माइनस करना पड़ा तो यहां भी माइनस हो जाए, तो इसको बोलते हैं टू आइटम इफेक्ट्स। यानी कि दो आइटम्स, एक दो तीन, तीन में से दो आइटम्स पे असर पड़ रहा है। ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग वन साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, जो अभी हमने एग्जांपल लिया ना, ये वन साइड इक्वेशन का है कि एक ही साइड पे असर हुआ, दो आइटम्स अलग अलग हैं पर इफेक्ट एक ही साइड पे पड़ा। यानी कि आपका एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट ही डिक्रीज हुआ, या फिर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, लायबिलिटी ही डिक्रीज हुई, या फिर आपकी इंक्रीज और डिक्रीज लायबिलिटी एंड कैपिटल दोनों हो गए। यानी कि अगर इसी में प्लस किया इसी में माइनस किया तो भी इसको हम टू आइटम्स बोलेंगे, या फिर कैपिटल में प्लस किया कैपिटल में ही माइनस किया तो भी इसको टू इफेक्ट बोलेंगे, या फिर यहां प्लस किया यहां माइनस किया तो भी इसको टू इफेक्ट आइटम बोलेंगे। अभी मैं इसको और भी बताऊंगा, या फिर यहां प्लस किया और यहां माइनस किया, क्योंकि ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक ही साइड पर है, तो इसको टू आइटम इफेक्ट्स बोलते हैं। टू आइटम इफेक्ट्स मतलब क्या हुआ? जिसमें या तो एसेट्स में कोई बदलाव आएगा या लायबिलिटी में कोई बदलाव आएगा, तो दो बढ़ेगा ये तो ये भी बढ़ेगा, घटेगा ये तो ये भी घटेगा, या फिर एसेट्स ही बढ़ा एसेट्स ही घटा, या फिर लायबिलिटी ही बढ़ी लायबिलिटी ही घटी, कोई ऐसा आइटम होगा, या फिर लायबिलिटी बढ़ी तो कैपिटल घट गया, या तो लायबिलिटी घटी तो कैपिटल बढ़ गया। मतलब आपको दो आइटम्स के ऊपर ही इफेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसे को हम बोलते हैं टू आइटम्स इफेक्टिंग, ठीक है। अब एक ट्रांजैक्शन होता है जिसमें मोर देन टू आइटम्स अफेक्टेड, इसका आप ही से पूछता हूं, फिर से अपने पास इक्वेशन वही है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक एक करके आपको समझ में आएगा, बस थ्योरी सुनते रहना यार, पहले दिन है। 1 लाख इक्वल्स टू लायबिलिटी है आपकी 80,000, फिर कैपिटल है आपकी 20,000, ठीक है, यही था हमारा क्वेश्चन। अब एक प्यारा सा सवाल आपसे पूछता हूं, इसका जवाब जो देगा उसको मेरी ओर से आई लव यू, वैसे तो आई लव यू ऑल है बट उसको स्पेशल मान लीजिए गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000, ध्यान से समझना, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 was sold in rupees 12,000 in cash। ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे, और जिसको ये बात समझ में आ जाए, इक्विटी मींस, अरे ओनर इक्विटी, इक्विटी वैसे तो इक्विटी का मतलब अलग होता है, इक्विटी का मतलब होता है जो आप शेयर होल्डर्स के साथ इशू करते हो ना, यानी कि जो आप शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स को जब आप शेयर्स इशू करते हो
तो उसको हम इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, यानी कि जो हमारे बिजनेस से मेन प्रॉफिट हिस्सा लेते हैं, जो कि रिस्क भी ले रहे हैं और रिवॉर्ड भी मिल रहा है। बट यहां पर इक्विटी मतलब ओनर से रिलेटेड बात है। क्या बात है? ओनर से, ओनर का जो हिस्सा है वो यहां पर इक्विटी कहलाता है। ठीक है, आउटसाइडर इक्विटी यानी टोटल आपकी जो लायबिलिटी साइड हो गई उसको बोलते हैं। तो इक्विटी का एग्जैक्ट वर्ड नहीं है यहाँ पे, एग्जैक्ट डेफिनेशन किसी चीज की नहीं आएगी, सब कुछ आपको समझदारी से लेना पड़ेगा। ओनर्स इक्विटी का मतलब है ओनर का हिस्सा, आउटसाइडर इक्विटी का मतलब है आउटसाइडर का हिस्सा। तो यार इक्विटी मींस हिस्से की बात हुई। इसीलिए कई बार हमारे जो कॉमर्स के टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश की डिक्शनरी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो व्यक्ति रिसर्च करके खुद बना देता है। अगर मैं रिसर्चर बन जाऊं और रिसर्चर बनकर मैंने कोई नया वर्ड इजाद कर दिया तो वो अलाउ है। ठीक है, तो इक्विटी का यहाँ बेसिक मतलब हिस्से से है। अदरवाइज रियल वर्ल्ड में इक्विटी यानी कि जो मालिकाना हक होता है ना, और जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं। इसलिए इक्विटी, एसेट, शेयर ये सब कहते हैं। शेयर होल्डर्स को हम कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, फिर एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी होते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, इक्विटी वाले अलग होते हैं। नाउ समझाओ भाई समझाओ, 2000 का फायदा ठीक है, एक बच्चे ने कह दिया है कि 2000 का प्रॉफिट हुआ है, 2000 का प्रॉफिट हुआ। अगर ये 2000 का प्रॉफिट हुआ है तो बताओ इसका क्या करेंगे? यहां पे क्या सिर्फ यही एक एडजस्टमेंट हुआ है और भी एडजस्टमेंट हुआ है? और भी कोई एडजस्टमेंट हुआ क्या? प्लस 12 माइनस, यार ये पूरा निकल गया। 22,000 कैपिटल नहीं, एक मिनट, यश्री गर्ग, इनका आंसर अभी बिल्कुल सही चल रहा है। कुछ लोगों ने तो 2000, सर बन जाओ रिसर्चर। हाँ यार पीएचडी करनी पड़ेगी ना, फिर आपको पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं जाना चाहता छोड़ना, मैं चाहता हूं कि जैसे होता है ना, मैंने बोला हुआ है बहुत पहले भी आपको कि मुझे माली बनने का शौक है। जब आप बीज लगाते हो और बीज बड़ा होकर कुछ अच्छा करता है तो अच्छा लगता है, बाकी फल कोई भी खा ले उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोग समझदार हो गए हैं। प्लीज बात आए, देखो कॉमिक्स वाली शपथ है आपको, कॉमिक्स वाली शपथ है कि बुक नहीं देखोगे यार, बुक देख लोगे तो मजा नहीं है, वरना फिर क्या ही फायदा है। चलिए, काफी लोगों ने काफी चीजें बता दी हैं। भैया इसमें ना 3 घटनाएं घटी हैं। कौन सी 3 घटनाएं भाई, कॉमियन जरा बताना। तो एक ने कहा भैया 2000 का प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने कहा ये 2000 का प्रॉफिट है, ये कहां जाएगा भाई जरा बताना। आप लोग बताते जाओ, ठीक है। देन भैया गुड्स कॉस्टिंग 10,000 बोला है, वॉज सोल्ड, 10,000 रुपए के गुड्स को बेचा, तो गुड्स मेरे पास से गया, 10,000 के गुड्स को मैंने बेचा, अपने बिजनेस से टाटा बाय बाय किया, यानी कि मेरे पास से 10,000 का गुड्स हो गया, गुड्स हो गया, यानी कि ये क्या होगा, माइनस होगा। गुड्स बोले तो भैया स्टॉक, तो स्टॉक है अगर, तो स्टॉक में से माइनस होगा। स्टॉक कहाँ आता है भैया, एसेट्स में आता है, तो इसको एसेट्स में से माइनस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब फिर भैया क्या हुआ, फिर भैया मैंने जब बेचा ना तो मुझे 12,000 रुपए मिले, मैंने जब बेचा तो मुझे 12,000 रुपए मिले इन कैश, यानी कि याद करो, मैंने 10,000 रुपए की चीज बेच दी, 12,000 रुपए का कैश अपनी जेब में भर लिया भैया। मैंने कहा ओके, यानी कि जो घटना घटी उसमें तीसरी घटना है 12,000 कैश रिसीव्ड, यानी कि भैया मेरे पास 12,000 रुपए से कैश बढ़ गया, प्लस, और कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। हम इस पॉइंट को तो अब इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है भैया, अभी पुट कर देते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताओ इक्वेशन क्या बनेगी। मैंने इक्वेशन का सारांश बता दिया, 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से बताइए इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी। 2000 प्लस स्टॉक में 10 माइनस कैपिटल में, मुझे लगता है गलत हो गया, वन साइड अकाउंटिंग, एसेट्स में ऐड हुआ, ओके ओके, सोल्ड ऐश आया प्लस एसेट, ठीक है, 2000 लायबिलिटी में ऐड होगा, ओके इशिका जी, 2000 के इन एसेट्स। अरे मोमोज, धन्यवाद यार, ये मोमोज कौन है भाई मुझे इतने मोमोज की याद दिला, बहुत दिन हो गए। सर इक्वेशन सेम रहेगी, विश्वास जी गड़बड़ होगी, 1 लाख 2 के कैपिटल, प्रकाश, ठीक है। चलिए, काफी लोगों ने कोशिश की है, नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं, नहीं आया अभी समझा देता हूं मैं, डोंट वरी, पहली क्लास है। एसेट्स 12, स्टॉक, वेरी गुड यार, ये किसी ने आंसर लिखा चला गया, मैं उम्मीद कर रहा हूं बुक में नहीं देख रहे हो, अगर बुक में नहीं देख रहे हो तो फिर जीत है, वरना तो फिर हार ही हार है। 102 के 80 12 के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही बोला है, सही बोला है, मतलब कुछ लोगों ने सही बोला है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। देखो
मैं अगर ये बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने सही बोला, तो भाई जो सही ना बोले वो डिमोरलाइज ना हो जाना यार। यहाँ पे ये बड़ी दिक्कत हुई आजकल, हर कोई डिमोरलाइज होने के लिए तैयार बैठा। मेरे को नहीं नाम लिया, मैं डिमोरलाइज होऊंगा, मुझे होना है डिमोरलाइज, होना है ना ना ना, ऐसा नहीं करना है। अगर मान लीजिए किसी का आंसर सही आ गया तो उसको हमें अप्रिशिएट करना है, जिसका नहीं आया उसके लिए तो हम खड़े हैं, हम है ही इसीलिए ना। तो अब चलो इसको देखते हैं। तो देखिए 1 लाख था हमारे पास, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, 1 लाख था हमारे पास एसेट, 80,000 थी हमारे पास लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी हमेशा आउटसाइडर की होती है, कैपिटल की यहां पर है ना, ये आउटसाइडर लाइबिलिटी है, प्लस 20,000। बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही सिंपल। अब जी में ए को ले लो। अब याद करो प्रॉफिट का मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट का मैंने क्या बताया था भाई, पहला ही दिन था, पहली ही स्लाइड में था, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो रहा है, इनकम होती है तो ऐड होती है, यानी कि ये 2000 तो कैपिटल में जाके ऐड होंगे। तो चलो भैया कैपिटल में ले चलें इसको। तो भैया जी कैपिटल में आएगा, आ गया ये रहा, कैपिटल में आएगा और यहां प्लस हो जाएगा, कितना रुपया, 2000 रुपया। कैसे पता, भैया मैंने ना 10,000 की चीज को 12,000 में बेचा, तो 2000 का मुनाफा हुआ ना। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000, 10,000 की चीज को मैंने 12,000 में बेचा, भैया 2000 का मुनाफा हुआ ना। हाँ भाई मुनाफा तो हुआ, 2000 का प्रॉफिट हुआ ना। हाँ भैया हुआ, तो इसको कैपिटल में ऐड करो ना यार, कर दिया ना भैया, ठीक है। अब मेरे पास से गुड्स गए, फुर्र हो गए, यानी माइनस। गुड्स यानी स्टॉक किस में से माइनस होते हैं, एसेट में से, तो मुझे यहां से माइनस करना पड़ेगा 10,000। अब मेरे पास कैश आ गए,
कहां पर क्या हो रहा है? Anyone watches BBQ Wines, ये देखो यहां पर यही चलेगा। सर आज बहुत मजा आ रहा है। ओके जी पकौड़े भी बनवा देते हैं। सर डाउट बताओ, बैलेंस शीट वाला लेक्चर नंबर पूछ के ढूंढने कहां बताऊंगी मैं? यार यही तो मैं भी किससे पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं भी भूल गया हूं यार, वो कहां पर होगा। एक काम करते हैं, मेरे हिसाब से वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के दूसरे या तीसरे लेक्चर में होगा, जब मैंने बैलेंस शीट के आइटम्स को समझाना शुरू किया होगा ना, तब होगा वो। तो दूसरा या तीसरा लेक्चर देखना प्लीज, क्योंकि अभी एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है। छोड़ दिया जाए या थोड़ा और पढ़ा लिया जाए, बोलो मेरे कॉमियंस, आपके साथ क्या किया जाए। जर्नल एंट्री कब होगा सर? इस चैप्टर के खत्म होते एक सोर्स डॉक्यूमेंट चैप्टर है, उसके बाद। सोर्स डॉक्यूमेंट बहुत छोटा है, वो थ्योरी भी है, लेकिन आप लोग भी बहुत दिन से बोर हो गए थे, वरना मैं सोर्स डॉक्यूमेंट पहले करा देता हूं कि भाई उसको भी चिपटारा करो, 3 नंबर का एक सवाल आता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन क्या है कि आप लोग भी बहुत दिन से वो हो गए, इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि इसके बाद करा देंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का सेकंड या थर्ड लेक्चर देखना, उसमें आपको पक्का मिल जाएगा। सर छोड़ दो, लीव मी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, ठीक है चलिए तो फिर छोड़ देते हैं। कुछ 2-4 सवालों के जवाब दे दो, बस कुछ 2-4 सवालों के जवाब दे दो। निक्कू भैया आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है? 2-4 सवालों के जवाब। फिक्स्ड एसेट्स परचेज फॉर ₹20,000। फिक्स्ड एसेट्स परचेज फॉर ₹20,000। आपके पास इक्वेशन ऊपर लिख दूं क्या? इक्वेशन कहां लिखूं? चलो यहां लिख देता हूं इक्वेशन। एसेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल। थोड़ा समय लेकर सॉल्व करना, गलत करोगे कोई फायदा नहीं है, पोल आएगा। क्योंकि अभी आपको यह बताना है, एसेट्स अगर मान लो 1,50,000 के हैं, लायबिलिटी मान लो 1,20,000 की है, और कैपिटल आपके 30,000 के हैं, ठीक है? अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं यहां पर। ए ऑप्शन नो चेंज, बी ऑप्शन चेंज। आपके पास आ रहा है पोल, मैं समझा देता हूं। नो चेंज का मतलब है एट द एंड क्या इन वैल्यूज में कोई चेंज आएगा? क्या इन वैल्यूज में कोई चेंज आएगा एट द एंड, मतलब इफेक्ट के बाद का पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? हां तो बी, यस लिख देता हूं, और नो तो ए। अब आपके पास आ रहा है ट्रांजैक्शन, आपका पहला है फिक्स्ड एसेट्स परचेज फॉर ₹20,000। फिक्स्ड एसेट्स परचेज फॉर ₹20,000। स्टार्ट। कोई रेस नहीं है, नो चेंज नो चेंज नो चेंज। अच्छा क्या लगा था आपको मैं इतना इजी सवाल पूछूंगा? नहीं, आप खुश बताएं। हाँ सब समान, सब पोल आ गया। हाँ जी पोल भेजा है तो आएगा ही, चिट्ठी ना कोई, सॉरी कबूतरों के थ्रू नहीं, टेक्नोलॉजी के थ्रू पोल भेजा है। आई कांट टेल यू हियर। सर गलत टिक हो गया, कोई बात नहीं। कैश माइनस उसकी चटनी लो। ये देखो ये आपस में चैट कर लो। नो चेंज। द करेक्ट आंसर विल बी यस चेंज। 37% ने कहा यस चेंज। सी लोगों का तो कुछ नहीं कर सकते। ध्यान से देख लीजिए इनको, गौर से देखिए, यही है वो निब्बा निब्बीज जो हमारी क्लास के अंदर है। हमारी क्लास के अंदर 2.7% निब्बा निब्बी है। देखो ए और बी ऑप्शन में गिवन है, लेकिन वो तो कहीं और ही गायब है, उनको तो सी दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं कर सकते इनका। अब सवाल यह है कि भैया ये धोखा हुआ क्यों, गलती कैसे हो गई? तो देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं, थोड़े से टफ सवाल पहले पूछ लेता हूं। आप देख रहे होंगे गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 was sold in ₹12,000 in cash। क्या वर्ड लिखा हुआ है यहां पर? इन कैश। क्या वर्ड लिखा हुआ है? इन कैश। क्या मैंने यहां पर कहीं पर इन कैश लिखा है लास्ट में? टिक 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 कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। मैं जानता हूं कि मोस्टली लोग गलत क्यों है, इसमें मेरी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैं डायरेक्ट ऐसे सवाल देता हूं।
फिक्स एसेट्स परचेज फॉर ₹20,000। 20,000 का एसेट परचेज किया, पर कैसे किया, कैश में कि उधार में, नहीं बताया। क्या करें, क्या करें, क्या करें? नॉर्मली ऐसे केस में आप इन कैश भी मान सकते हो, ऑन क्रेडिट भी मान सकते हो। नॉर्मली अगर आपको बुक में क्वेश्चन मिलेंगे तो वो हम बुक के क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। अभी मैं बस आपको यहां पे अलर्ट दिलाना चाहता हूं, ये पोल किसी भी चीज के ऊपर नहीं है, ये एक अलर्टनेस के ऊपर है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब भी आप ट्रांजैक्शन लिखेंगे, देखेंगे कि यहां इन कैश लिखा है या नहीं लिखा, या नहीं लिखा। अगर इन कैश नहीं लिखा है तो क्या ऑन क्रेडिट लिखा है, क्या ऑन क्रेडिट लिखा है? अगर ऑन क्रेडिट लिखा है दैट मींस कि उधार है। क्या है? उधार है। और अगर ये उधार है दैट मींस कि लायबिलिटी है। तो इसका मतलब है कि 20,000 रुपए आपके पास एसेट आए तो आप प्लस करोगे, बिल्कुल सही है। लेकिन क्योंकि आपने पैसे नहीं चुकाए तो 20,000 आपकी लायबिलिटी भी आएगा। तो ये 1,40,000 है, यहां पर आपका 1,70,000 है, और यहां पर आपका 30,000 आ जाएगा, तो ये 1,70,000 ही हो जाएगा। समझ गए क्या? तो अगर आप ध्यान दोगे तो 1,70,000 1,70,000। पॉइंट ये है, इसमें कोई सही कोई गलत नहीं है, इसीलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये फिंगर फास्ट वाला सिस्टम नहीं था। यहां पर बस आपसे पूछने की कोशिश है, आपके अंदर एक बात डालने की कोशिश है कि हवाबाजी में नहीं, थोड़ा सा माइंड अलर्ट करके सवाल खुद से पूछेंगे कि इन कैश या इन क्रेडिट। ये बात डालने के लिए सवाल पूछा गया है और किसी काम के लिए नहीं पूछा गया। ना इसको आंसर है ना कुछ। आज पहली क्लास है, सब बल्ले बल्ले करके घर जाएंगे, किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। चलो एक और सवाल पूछूं या टाटा बाय बाय करूं? सर वन मोर क्वेश्चन। चीटिंग 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 करते हो आप? हाँ मैं चीटिंग करता हूं कभी कभी। सर छुट्टी दे दिया करो, किसी से बात करना है। ये देखो, अब तो बिल्कुल नहीं दूंगा। छुट्टी दे दो, किसी से बात करना। अब तो बिल्कुल नहीं दे रहा मैं छुट्टी। नहीं दे दूंगा यार, नहीं तो पता चला मुझे गालियां दोगे। मेरे और 2-4 बाल सफेद हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो फिर मोस्टली लोग बाय कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, कुछ लोगों ने बोला कि बाय मत करो, लेकिन मोस्टली लोगों का आज बाय है, तो ठीक है। बेसिक पॉइंट जो अकाउंटिंग इक्वेशन का है प्लीज समझिएगा। 3 एस्पेक्ट्स हैं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बैलेंस शीट पक्का पढ़ के आना, वैसे मैं कल पहले बैलेंस शीट ही दिखा दूंगा आपको ताकि टर्म्स को हम समझ पाए। बिना किताब छुए हम कोशिश करेंगे आंसर को जानने की, फिर किताब से तो हमें पढ़ना ही है। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। इनिशियल स्टेजेस पे पहली 2 क्लास में किताब छूने की जरूरत नहीं होती, ताकि आपको यह समझ में आए कि जो मैं समझा रहा हूं वो यहां तक आ रहा है कि नहीं आ रहा तो किताब से समझेंगे, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आता। मैं भी 11th क्लास में पहले 4 महीने तक ये सोच रहा था कि मैं गधा हूं जो कॉमर्स में आया, या तो मैं ही महा गधा हूं जिसने कॉमर्स ले ली। मैं क्यों ले ली 4 महीने तक, और अभी तक का मेरा रिकॉर्ड है, कम से कम स्टूडेंट्स ऐसा फील नहीं करते, और ये मुझे लगता है कि मेरी थोड़ी सी उपलब्धि है कि बच्चे ऐसा फील नहीं करते। तो अगर 3-4 महीने तक आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स अ नॉर्मल थिंग, ये किसी भी साथ होता है। हम क्योंकि कोचिंग नहीं करते इसलिए हमें 4 महीने लग रहा था, आपको शायद 1 या 1.5 महीने लगेगा कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। धीरे धीरे सब पता चलेगा। जो भी नए स्टूडेंट्स है प्लीज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पक्का पढ़ के आए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इतना तो करोगे ना। और बाकी फिर अगर आपको कोई डाउट है उस वीडियो के अंदर तो नीचे आप हैशटैग कमेंट्स करके कुछ भी लिख दोगे, मैं बता दूंगा। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं चाहता इसलिए हूं क्योंकि थोड़ा सा वर्डिंग्स ऊपर जाते रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिर करते हैं टाटा बाय बाय। कोई रुका भी है कि नहीं रुका? बहुत सारे लोग रुके हैं। चलो तो मेरे वीरों, हीरो और हीरोइनों, यानी चुन्नू मुन्नू, आप ही दोनों मतलब मेरे चुन्नू मुन्नू हो फिलहाल तो, क्योंकि जब तक मैं सिंगल हूं तब तक तो आप ही को बोलूंगा। तो चुन्नू मुन्नूज, इट्स अ टाइम टू से गुड बाय, यानी बाय बाय माय डियर कॉमर्स। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर लविंग अस। कल की क्लास थोड़ी सीरियस रहेगी तो आपको सोच समझ कर आना है, बैलेंस शीट को पढ़कर आना है। किताब को पढ़कर आओगे मतलब किताब में बैलेंस शीट को पढ़ लेना, एंट्रीज को मत पढ़ना, वरना फिर वहां से पढ़ के बोलोगे तो कोई सेंस नहीं बनता, फिर वो चीटिंग हो जाएगी। ठीक है, चीटिंग यहां सिर्फ मुझको अलाउ है। चलिए फिर लास्ट में हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स, ताकि हमेशा मुस्कुराइए, मुस्कुराने का मौका दीजिए, पॉजिटिविटी को फैलाइए और तंदुरुस्त होते जाइए। क्योंकि फिजिकली आप तंदुरुस्त एक्सरसाइज करके हो सकते हो, पर मेंटली आप तंदुरुस्त स्माइल करके होते हो। तो बस फिर इसी थॉट के साथ टाटा बाय बाय।